आज का टॉपिक है पेनिसिलियम और पेनिसिलियम में है लैंगिक जनन। इससे पहले अपन पेनिसिलियम की साधारण संरचना या कायिक संरचना एवं इसमें अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे पेनिसिलियम में लैंगिक जनन। तो पेनिसिलियम की बहुत सी ऐसी प्रजाति है जिसमें स्पष्ट जननांगों का निर्माण होता है और इसकी कई प्रजाति ऐसी है जिसमें आभासी जननांगों का निर्माण होता है। तो इसमें नर जननांग को एंथेरिडियम एवं मादा जननांग को एस्कोगोनियम कहते हैं। यह एंथेरिडियम और एस्कोगोनियम इसके कवक तंतु की किसी भी कोशिका से इसका निर्माण हो सकता है। लैंगिक जनन के दौरान जब वातावरण की परिस्थितियाँ प्राय प्रतिकूल होती है उस समय लैंगिक जनन होता है। तो इसके कवक जाल या कायिक कोशिका जो एस्कोगोनियम में रूपांतरित होती है वह कोशिका या उस कोशिका में अप्रत्याशित वृद्धि होती है। वह कोशिका फूलकर बड़ी गदाकार बेलनाकार संरचना का रूप ले लेती है और शेष कोशिका से पट के द्वारा उसका संपर्क विच्छेद हो जाता है और उस लंबी गदाकार कोशिका में प्रारंभिक अवस्था में केवल एक केंद्रक आता है और उसमें सघन जीव द्रव्य एकत्रित होता है। ठीक इसके साथ साथ ही या तो इसी कवक तंतु से या इसके पास वाले कवक तंतु से एंथेरिडियम का निर्माण होता है। एंथेरिडियम लंबा तंतुनुमा संरचना होता है और यह एस्कोगोनियम के चारों तरफ लिपट जाता है, स्पाइरली कॉइल्ड होता है। अब जो एस्कोगोनियम है इसमें प्रारंभिक अवस्था में मैंने बताया कि एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन उस केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है जिससे इसमें 32 या 64 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। इसके साथ साथ ही जो एंथेरिडियम है इसमें भी एक से अधिक केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा बन जाते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि एंथेरिडियम के जो केंद्रक है वो जनन में भाग नहीं लेते हैं। तो होता क्या है, लैंगिक जनन के दौरान जो एंथेरिडियम इस एस्कोगोनियम के चारों तरफ सर्पिलाकार अवस्था में लिपट गया है, तो जहाँ जहाँ से एंथेरिडियम और एस्कोगोनियम की दीवार आपस में संपर्क में आती है वहाँ पर दीवार घुल जाती है और एंथेरिडियम का जो जीव द्रव्य है वो जीव द्रव्य एस्कोगोनियम के अंदर प्रवेश कर जाता है। एस्कोगोनियम में एंथेरिडियम का जीव द्रव्य प्रवेश करने पर यह जीव द्रव्य एस्कोगोनियम के केंद्रकों को पेयरिंग करने के लिए प्रेरित करता है, या एस्कोगोनियम में जो केंद्रक पाए जाते हैं उसमें पेयरिंग या युग्म बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से एस्कोगोनियम में कई केंद्रकों का युग्म बन जाता है और फिर जो ये युग्म बने हैं उस केंद्रकों के बीच में आभासी पट का निर्माण शुरू हो जाता है। तो इस तरह से एस्कोगोनियम अनेक कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाता है और प्रत्येक कोशिका द्विकेंद्रकी बन जाती है या डाइकैरियन बन जाता है। उस कोशिका को या इस प्रत्येक कोशिका को एस्कस मातृ कोशिका कहते हैं, एस्कस मदर सेल कहते हैं। फिर क्या होता है, जो एस्कस मदर सेल है इस एस्कस मदर सेल में दोनों केंद्रक संलयित हो जाते हैं और एस्कस मातृ कोशिका द्विगुणित हो जाती है। जब एस्कस मातृ कोशिका द्विगुणित हो जाती है फिर इस एस्कस मातृ कोशिका में सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे पुनः 4 अगुणित केंद्रकों का निर्माण होता है और फिर उन केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होता है जिससे 8 अगुणित केंद्रक बन जाते हैं।
फिर उन अगुणित केंद्रकों के चारों तरफ जीव द्रव्य एकत्रित हो जाता है और पतली झिल्ली का निर्माण हो जाता है। उस 8 केंद्रकों युक्त संरचना को एस्कस कहते हैं और एस्कस के अंदर जो 8 केंद्रक पाए जाते हैं, जो 8 कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाते हैं, उसको एस्कोस्पोर कहते हैं। तो एस्कोमाइसीट्स का ये एक लाक्षणिक गुण है कि एस्कोस्पोर का निर्माण इसके अंदर एंडोजीनियस प्रकार का होता है। एंडोजीनियस से तात्पर्य यह है कि एस्कोस्पोर का निर्माण एस्कस के अंदर होता है। जब एस्कोस्पोर का निर्माण एस्कस कोशिका के अंदर हो, उसको एंडोजीनियस बोलते हैं। बेसिडियोमाइसीट्स में इसका उल्टा होता है। बेसिडियोस्पोर का निर्माण बेसिडियम के बाहर की तरफ होता है, इसलिए उसको एक्सोजीनियस बोलते हैं। तो एस्कोस्पोर का निर्माण एंडोजीनियस होता है और इस तरह से एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर बन जाते हैं, जिसमें 4 एस्कोस्पोर प्लस प्रकार के होते हैं, 4 एस्कोस्पोर माइनस या मादा प्रकार के होते हैं। अब जो ये संरचना है एस्कोगोनियम और एंथेरिडियम और जो एस्कस बनने तक की जो प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया पेनिसिलियम के अंदर एक खास तरह की फलनकाय का निर्माण होता है, जिसको फलन पिंड या फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। तो पेनिसिलियम के अंदर फलन पिंड या फ्रूटिंग बॉडी एक बंद प्रकार की होती है, जैसे एक गेंद होती है, इस तरह से बिल्कुल बंद प्रकार की होती है। और उस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जो एस्कोगोनियम है और एंथेरिडियम है, उसके चारों तरफ बंधीय कोशिकाओं का या बंधीय माइसीलियम एकत्रित हो जाता है, या एस्कोगोनियम और एंथेरिडियम बंधीय माइसीलियम से घिर जाता है। और यह बंधीय माइसीलियम का या इस बंधीय माइसीलियम का काम यह है कि यह बंधीय माइसीलियम आगे विघटित होकर तरल ठोस पदार्थ का निर्माण करता है। फिर इस तरल ठोस पदार्थ के अंदर एस्कोगोनियम से सारे एस्कस पृथक पृथक हो जाते हैं और तरल पदार्थ के अंदर एस्कस आसानी से विचरण करते हैं। और फिर उस एस्कस के अंदर, जैसा कि मैंने बताया, एस्कोस्पोर का निर्माण होता है। इस तरह से उस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बहुत सारे एस्कस पाए जाते हैं और ये एस्कस बाहर से मजबूत 4-5 परतों से घिरे हुए होते हैं, उसको पेरिडियम कहते हैं। और जब तक ये पेरिडियम नहीं टूटती तब तक ये एस्कस उस फलन पिंड के अंदर ही रहते हैं। पेरिडियम के टूटने पर ये एस्कस बाहर आते हैं और इसकी कोशिका भित्ति फट जाती है और एस्कोस्पोर मुक्त होते हैं। और फिर ये एस्कोस्पोर कोई उपयुक्त स्थान पर जाकर अंकुरित होते हैं। तो इसको इस तरह से इसमें लैंगिक जनन कंप्लीट होता है। तो इसकी जो खास बात यह है कि इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है, वो फ्रूटिंग बॉडी क्लिस्टोथीसियम प्रकार की होती है। क्लिस्टोथीसियम से तात्पर्य यह है कि फ्रूटिंग बॉडी बाहर से कहीं से भी ओपन नहीं होती है, खुली हुई नहीं होती है, बाहर से बिल्कुल घिरी हुई रहती है। एक गेंद के आकार की होती है और उस गेंद के अंदर खोखले भाग में एस्कस या एस्कोगोनियम और एंथेरिडियम पाए जाते हैं, जिसमें संपूर्ण लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। तो उस एस्कोगोनियम से इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ही एस्कस का निर्माण होता है और एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर का निर्माण होता है। तो इसकी जो खास बात यह है, ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है। इस पे अब जो एक फ्रूटिंग बॉडी है, जो इससे दूसरा वाला अपन कवक पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे ये फ्रूटिंग बॉडी क्लिस्टोथीसियम नहीं होके अलग प्रकार की होती है। अलग प्रकार से यह है कि जैसे पैजाइजा वगैरह है, उसमें फ्रूटिंग बॉडी बाहर से खुली हुई होती है,
तो इसके अंदर फ्रूटिंग बॉडी होती है, बाहर से बिल्कुल कवर्ड होती है, गोलाकार ये गेंदनुमा होती है, और जिसकी वजह से ये एस्कस बाहर मुक्त नहीं होते हैं जब तक कि पेरिडियम विघटित नहीं होती है। तो ये जो पेरिडियम है, ये पेरिडियम इसको आपात स्थिति, जो वातावरण की जो हार्श कंडीशन है, अनुकूल परिस्थितियाँ है, उनसे ये पेरिडियम इस एस्कस को बचाने में मदद करती है ताकि एस्कस लंबे समय तक जीवित रह सके। तो इस तरह से पेनिसिलियम में लैंगिक जनन कंप्लीट होता है। तो पेनिसिलियम में लैंगिक जनन की खास बात यह है कि जैसा कि मैंने कवक का शुरुआत की थी, उसमें बताया था कि कवकों में जैसे जैसे अपन निम्न क्लास से उच्च क्लास की तरफ जाते हैं, लैंगिक जनन की प्रक्रिया सरल होती जाती है। तो इस पेनिसिलियम के अंदर भी जननांग तो बनते हैं, बहुत सी प्रजाति में नहीं बनते हैं, लेकिन बहुत सी प्रजाति में बनते हैं। और बनने के बाद भी जो एंथीरिडियम होता है, उसका केंद्रक जनन में भाग नहीं लेता है, केवल एंथीरिडियम का जीव द्रव्य ही जनन में भाग लेता है। इस तरह से इसमें धीरे धीरे लैंगिक जनन की प्रक्रिया का ह्रास होने लगता है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया सरल होने लगती है, और उस एंथीरिडियम के जीव द्रव्य से जो एस्कोगोनियम है, उसके केंद्रकों में युग्म बनता है, और उस केंद्र के युग्म में ही आपस में संलयन होता है, जिससे वो डिप्लॉइड बन जाते हैं। और उस डिप्लॉइड केंद्रकों के अंदर जो एस्कस के अंदर पाए जाते हैं, उसमें पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है, फिर समसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 8 अगुणित केंद्रक बनते हैं। तो प्रत्येक एस्कस के अंदर 8 अगुणित केंद्रक बनते हैं, और उस 8 अगुणित केंद्रकों के चारों तरफ जीव द्रव्य एकत्रित हो जाता है, फिर पतली झिल्ली का निर्माण हो जाता है। इस तरह से वो 8 केंद्रक 8 एस्कोस्पोर में रूपांतरित हो जाते हैं, जिसमें 4 एस्कोस्पोर नर की तरह कार्य करते हैं और 5 एस्कोस्पोर मादा की तरह कार्य करते हैं। और ये जो एस्कस बनने की प्रक्रिया है, जैसा कि मैंने बताया, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया इसके फलन पिंड के अंदर संपूर्ण होती है, जिसको फलन जो ये क्लिस्टोथिसियम प्रकार का होता है, ये बाहर से बिल्कुल ही बंद होता है, एक गेंदनुमा संरचना होता है, और ये बाहर से 3-4 परतों से घिरा हुआ रहता है, जिसको पेरिडियम कहते हैं। तो इसका पेनिसिलियम के अंदर पूरी जो जनन की प्रक्रिया है, ये फलन पिंड के अंदर संपूर्ण होती है। और इस पे शॉर्ट नोट पूछते हैं, फ्रूटिंग बॉडी ऑफ पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम की फ्रूटिंग बॉडी या एस्कोकार्प, जिसका एस्कोकार्प कहते हैं, वो क्लिस्टोथिसियम प्रकार का होता है, ये खास बात है। और बाहर से वो बिल्कुल बंद होता है, घिरा हुआ नहीं रहता है। पेरिडियम के टूटने पर ही एस्कोस्पोर बाहर विमुक्त होते हैं, अन्यथा जब तक पेरिडियम नहीं टूटता है, एस्कोस्पोर इस क्लिस्टोथिसियम के अंदर ही तैरते रहते हैं। और जो ये बंधीय माइसीलियम है, ये सारा बंधीय माइसीलियम विघटित होकर तरल पोष पदार्थ में रूपांतरित हो जाता है, और यह तरल पोष पदार्थ एस्कस को भोजन उपलब्ध कराता है, जिससे एस्कस लंबे समय के लिए ये जीवित रहता है। तो ये है एस्कोकार्प की संरचना। एस्कोकार्प की संरचना इम्पोर्टेंट है, और इसको साधारणतया एग्जाम में पूछते हैं। तो ये इस तरह से पेनिसिलियम की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो इसमें ये क्लिस्टोथिसियम के बारे में ज़रूर पढ़ना है।